हे देयर, वेलकम टू हील द मेस विद जिग्स। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीफ साइकिल के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि जब किसी को किसी प्रकार का दर्द होता है, कोई पेन होता है ना। क्योंकि एक ऐसी कोई घटना, दुर्घटना उनके जीवन में होती है जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड थी, अनप्लैन्ड थी, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो घटित हो जाता है। एंड बड़ी जाहिर सी बात है कि वो कुछ बहुत अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि वो एक दुर्घटना है, राइट। और ये जब दुर्घटना घटती है तब मनस्थिति हमारी कैसी होती है, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये जो पूरी साइकिल होती है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीफ साइकिल। अब ये ग्रीफ साइकिल को समझना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज सारे जितने भी हमारे दिमाग में उथल पुथल चल रहे हैं ना, वो हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट का असर होता है, बट बहुत मिनिस्कुअल होता है, बहुत लिमिटेड होता है। सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, उसको डीरेल करने वाला सिस्टम हो सकता है, बट अल्टीमेटली हमारा ही दिमाग है जो डिसाइड करेगा कि हम किसी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर हमें पता हो कि एक ग्रीफ जब आता है लाइफ में, तो यूजुअल एक लिविंग बीइंग का जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो हमें उससे निकलने में और उसका जो हीलिंग जर्नी है वो प्लान करने में ना काफ़ी मदद मिलेगी, राइट। तो इसमें क्या होता है, ग्रीफ साइकिल में ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है, देखो, वो स्टेज जो होती है वो होती है शॉक की। शॉक क्यों होता है? क्योंकि आपने सोचा नहीं है वैसा कुछ हो गया। अब इसमें इंसिडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है कि इमीडिएट हुआ, और एक होता है कि धीरे 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 हुआ। तो इमीडिएट हुआ में कैसे ना, दिमाग को प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है। और जो धीरे 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 हुआ है, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है जिसको ये पता चले कि कोई नियर एंड डियर है, और भगवान ना करे पर एक्सीडेंट हो गया है, या कोई गंभीर बीमारी हो गई है ना, और निश्चित तौर पर वो जो हैं जाने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ये पता लगता है और जब वो जाते हैं, इस बीच में जो आपको समय अंतराल मिलता है, जो टाइम आपको इस बीच में स्पेस मिलता है, वो आपको मेंटली प्रिपेयर होने का मौका थोड़ा देता है। आपके अंदर सिंक होता है धीरे धीरे जो वास्तविकता है, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है, वो आपको एब्जॉर्ब करने का मौका मिलता है। बजाय इसके कोई एक ऐसी दुर्घटना हो जाए जो आपने नहीं सोची थी और आपको तुरंत खबर मिले कि हो गई है, मतलब आपने सपने में भी सोची नहीं है और हो गई है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो समय अंतराल है ये नहीं मिला है। दोनों ही केसेस में जब आपको बिल्कुल पहली बार दुर्घटना के बारे में पता चलता है किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहला रिएक्शन जो है शॉक का होता है। शॉक का यहाँ पर मतलब है कि इमोशनली फ्रीज हो जाना, इमोशनली समझ नहीं पाना कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए। मतलब क्या रिएक्शन जो है वो ग्रीफ का होना चाहिए। तो जब मेंटली समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है, तो ग्रीफ कहाँ से आएगा? ग्रीफ को भी सेट होने में टाइम लगता है। अगर किसी प्रकार का बिट्रेयल है, तो बिट्रेयल भी सेट होने में टाइम लगता है, सीप इन होने में टाइम लगता है कि ये हुआ है। तो फर्स्ट जो बिल्कुल रिएक्शन होता है ह्यूमन
का, किसी भी इंसान का, वो यूजुअली शॉक का होता है। और शॉक से धीरे धीरे फिर हम डिनायल की तरफ बढ़ते हैं, यानी नमनेस जो हमारी है, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया, नहीं 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 ऐसा नहीं है, वहाँ तक हम आ जाते हैं। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं ये खबर सही नहीं है, ये नहीं हो सकता है, नहीं नहीं कोई बुरा सपना है, अभी जाग जाएंगे फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो शॉक से डिनायल, और फिर जब डिनायल थोड़ा थोड़ा छटने लगता है, डे टू डे की जो लाइफ है वो जब फिर भी चल रही होती है, आपके आसपास के लोग फिर भी आ रहे होते हैं और हर कोई इस बारे में बात कर ही रहा होता है कुछ ना कुछ, है ना, तो धीरे धीरे वो सीप इन होना शुरू होता है। और फिर उस घटना में हमारा जो रोल है, मतलब हम विक्टिम हैं या हम ऑफेंडर हैं, या हमें कहीं पर लगता है कि जो हुआ है वो उसमें शायद हमारी भी गलती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी लुक एट अवर सेल्व्स इन द एंटायर एपिसोड और इन द एंटायर इंसिडेंट्स, वी स्टार्ट रिएक्टिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, रिएक्टिंग, एंगर में, पेन में, गिल्ट में, वो हो सकता है चिल्ला के निकल रहा हो, रो के निकल रहा हो, शांत बैठ के निकल रहा हो, गिल्टी फील करके निकल रहा हो, है ना। हम तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि क्या हमने किया होता तो ये टल जाता, ये नहीं होता, क्या हमसे गलती हो गई है। और जब ये फेज क्लियर होने लगता है तो और एक नया चीज निकल करके आता है, विच इज वी विल डू एनीथिंग, ये ठीक हो जाए बस, ये कैसे भी ठीक हो जाए, ये पलट जाए, टाइम रिवर्सल हो जाए। मतलब मैंने बहुत बार देखा है, जब कोई नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है तो जो लोग ग्रीव कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि मैं सारी बात सुनूंगा सुनूंगी, है ना, जो जो भी ये बोलेंगे बोलेगी, बोलेगा बोलेगी, है ना, वो लाके दूंगा, करके दूंगा, सारी बात मानूंगा एक्सेट्रा, बट जस्ट कम बैक इन केस ऑफ डेथ। बट ये तो एक्सट्रीम एक केस हो गया, बट इन अदर केसेस ऑल्सो। और बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति जो है भगवान के साथ भी बार्गेन करते हैं कि ये ठीक कर दीजिए, फिर मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, मतलब देर आर वेरियस वेरियस कंडीशंस जिसमें लोग जो है बार्गेनिंग शुरू करते हैं। मतलब अगर मैं बहुत कोई ऐसी घटना लूँ ना जिसको हम बोलें कि इन द फ्रेम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जितनी लंबी है उस फ्रेम में शायद इसका इंसिडेंस जो है वो उतना मैटर नहीं करता है, तो किसी का किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होना, मतलब छोटी क्लास में कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, जहाँ पर ना ऐसे कैसे हो सकता है ना, और फिर कि नहीं नहीं मतलब नारियल चढ़ा दूंगा, सप्लीमेंट्री में पास करवा दो, वो वाली बार्गेनिंग से लेकर के टू दिस बार्गेनिंग की I will listen to everything the other person has to say. Just bring them back. ये बार्गेनिंग चलती है। और फिर ये बार्गेनिंग के आगे जो होता है वो होता है डिप्रेशन, क्योंकि अब ये समझ आने लगा है कि बार्गेनिंग इज़ नॉट वर्किंग एंड नथिंग एल्स हैज़ वर्कड। सो शॉक से, डिनायल से, एंगर से, पेन गिल्ट से, बार्गेनिंग से वी मूव टूवर्ड्स डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में भी ना आप देखोगे कि दो तरीके से रिएक्शंस होते हैं। एक तो बड़ा दिल वाला डिप्रेशन होता है कि मतलब नहीं समझ में आ रहा है,
बैठ गए कोई रिएक्शन नहीं है, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहे हैं, डॉक्टर को बुलाना पड़ रहा है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिप्रेशन में मैं 2 मेजर टाइप्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक तो सामने वाला डिप्रेशन में है, उसे क्लियर नहीं हो रहा है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट। और कभी कभी ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा फिजिकली मैनिफेस्ट होने लग जाता है कि शुगर ड्रॉप होने लगता है, बीपी लो या हाई होने लगता है, हार्ट बीट पे असर दिखता है ना। तो ये एक हो गया। दूसरा तरह का डिप्रेशन, और ये ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ पर हमारे पास एक लॉजिकली स्मार्ट इंसान है, जिसका दिमाग तेज़ चलता है, उसको खूब पता है कि लॉजिकली सही रास्ता क्या है, क्या हमें करने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मतलब मुझे मेरा ख्याल रखना है, हाँ कोई बात नहीं, अभी हो गया, अभी आगे का सोचना है, हाँ मुझे ही खड़ा होना है, मुझे ही ख्याल, मतलब वो सारी सही बातें कर रहा है या कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि उसे पता है कि उसे इसमें से निकलना है, उसे 4 लोगों से मिलना है, मगर वो मिलने जा नहीं रहे हैं। दे आर अवेयर। और यहाँ पर क्या होता है कि आप बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपके बोलने से पहले वो आपको बता देंगे कि हाँ हाँ, मतलब तो लोगों को क्या लगता है कि ठीक है चलो ये ना समझ गए हैं, दे हैव अंडरस्टूड, दे नो व्हाट टू डू। और यहाँ पर स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, बिकॉज पर्सन डिप्रेशन में है बट दे आर सेइंग ऑल द राइट थिंग्स, दे आर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल द राइट थिंग्स, और उनका डिप्रेशन जो है वो खुल के नहीं आ रहा है। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनके अंदर जो भी है वो किसी से खुल के बोल ही नहीं रहे हैं। और ये डिप्रेशन अगर तो सही सपोर्ट मिले और कम होने लगे तो सबसे पहले सैडनेस में कन्वर्ट होता है। मतलब धीरे धीरे डिप्रेशन थोड़ा कम होता है, पर अब आपको ना दिखाई देगा, अब आपको दिखने लगता है कि हाँ ये इंसान ना सैड है पर उबर रहा है। और फिर जो है वो एक्सेप्टेंस आता है। एक्सेप्टेंस इज अ काइंड ऑफ सरेंडर कि यस दिस इज द ट्रूथ, दिस हैज़ हैपेंड एंड आई क्लियरली अंडरस्टैंड। मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, ये हो गया है, आगे का सोचना है। ये एक्सेप्टेंस या सरेंडर क्यों ज़रूरी है आपको पता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आपको चेंज करना है, जब आपको लगता है कि सिचुएशन में चेंज की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट में चेंज की ज़रूरत है, किसी भी सिचुएशन में चेंज की ज़रूरत है, उसकी पहली सीढ़ी होती है एक्सेप्टेंस की, हाँ चेंज की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस की हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको ना चेंज की ज़रूरत है। तो हीलिंग का, ग्रीफ से बाहर निकलने का, अपने आप को एक नई जगह पे लाने का जो सबसे पहला पड़ाव है, जो इम्पॉर्टेंट पड़ाव है, माइलस्टोन है, वो है जहाँ पर एक व्यक्ति जिसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई है, चाहे वो पता चला और फिर घटित होने में समय लगा, चाहे वो घटित होने के तुरंत बाद एज अ मैसेज डिलीवर हुआ, इन बोथ द केसेस जो पहला माइलस्टोन है हीलिंग का, वो पहला माइलस्टोन है कि जिस व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटित हुई है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, कर रही है कि ये घटित हो गया है और अब इसको लेकर आगे बढ़ना है। अब आप सोचोगे कि ये स्टेप्स मैंने बता दिए है ना, कि मतलब चलो शॉक लग गया, फिर डिनायल हो गया, फिर जो है कि एंगर आ गया, उसको ना थोड़ा पेन होगा, शायद हर्ट होगा, और उसके बाद में थोड़ा शायद हो सकता है कि इधर उधर बार्गेनिंग हो गई, भगवान से बार्गेनिंग हो गई, फिर थोड़ा डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगा, और उसके बाद एक्सेप्टेंस आ जाएगा। जैसे
पानी जो है भाप बनता है क्योंकि उस पे हीट पड़ी, और भाप जो है ऊपर उठता है तो वो क्लाउड बनता है, फिर उस जब कंडेंस होता है तो बारिश हो जाती है। साइकिल। ऐसे नहीं होगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। ये बड़ा उथल पुथल है। मतलब ये पॉसिबल है कि कोई जो है वो पूरा एक्सेप्टेंस तक आ करके वापस डिनाइल में चला जाए। बहुत मुमकिन है कि पूरा गुस्सा कर रहा है ना, वापस डिनाइल में चला जाए, डिप्रेशन से डिनाइल में चला जाए। बहुत मुमकिन है कि मतलब आपको लगे कि बिल्कुल एक्सेप्टेंस आ गया है, सरेंडर हो गया है, अब तो डेली जो है आगे बढ़ने की बातें कर रहा है, कर रही है, अचानक वापस एक दिन आप मिलो तो पता चले कि नहीं, ये तो वापस शॉक, नम, डिनायल। तो मतलब ये ऐसे ना, ये साइकिल जब हम बोलते हैं ग्रीफ की साइकिल, तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं चलती है। ये बहुत हैपेजार्ड चलती है, किसी भी स्टेज से किसी भी स्टेज में वापस जाती है। और यहाँ पर ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि किसकी संवेदनशीलता कितनी है, किसकी सिचुएशन के साथ में एडजस्ट करने की क्षमता कितनी है, किसका लाइफ के प्रैक्टिकल जो स्वरूप है, उनको एक्सेप्टेंस की क्या कैपेसिटी है। और आप बहुत बार सरप्राइज्ड हो जाओगे ये देख करके कि कुछ लोग जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं ना, वो यूजुअली बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और कई बार आप ये भी देख के अचंभित हो जाओगे कि इसे तो हम इतना कमज़ोर सोचते थे, मगर ये इंसान जो है वो मतलब गज़ब का स्ट्रेंथ दिखाया। तो इंसान भी थोड़े ना एलिमेंट्स के जैसे होते हैं, और हमें ना पता नहीं होता कि किसकी रेजिलियंस पावर कितनी है, किसका परसिवरेंस कितना है, किसका दिमागी तौर पर किस प्रकार की दुर्घटना झेलने का क्षमता कितना है। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। एक इंसान को हो सकता है कि कोई नियर एंड डियर जो है वो चला जाए और ज़्यादा समय ना लगे, और कुछ लोग इसको हो सकता है ज़िंदगी भर भी कैरी करें। दिस इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल जर्नी, वेरी पर्सनल जर्नी। और आपने अक्सर देखा होगा आसपास के लोग जो है ना वो आपा खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं ऐसे लोगों के साथ में। उन्हें ऐसा लगता है कि हो गया ना अभी, बस मतलब कितना ही आपको ग्रीव करना है, कितना ही उस पर रोगे, कितना छाती पीटोगे। वो आपको छोटी बात लग रही होगी, सामने वाले के लिए हो सकता है छोटी बात नहीं होगी। So therefore, this personal journey needs a certain level of respect, patience and care. तो अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, पर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक मदद आप फिर भी कर सकते हैं। आप अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन वो उन पे जाहिर ना करें। बहुत स्वाभाविक है कि आपका कोई अगर बहुत करीबी है ना, जिससे आपके इमोशंस अटैच्ड हैं, और वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, वो एक ग्रीफ में घुसते जा रहे हैं, वो उसमें से नहीं निकल रहे हैं, तो द लास्ट थिंग दे रिक्वायर इज़ अ लेक्चर फ्रॉम यू ऑन हाउ दे आर not able to handle life, how they don't know how to stand strong, how they are behaving like दुनिया में वो अकेले हैं जिनके साथ कुछ बुरा हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप एक मदद सबकी कर सकते हैं, चाहे आपको उनका पोजीशन समझ में आए या नहीं आए। आप उनके साथ एम्पैथी रख सकते हैं, आप उनको शांति से सुन सकते हैं। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि बार बार वही बात कर रहे हैं और ये मैं नहीं सह पा रहा हूँ या नहीं सह पा रही हूँ, तो कुछ दिनों के लिए उस इंसान से ना मिलें।
हालचाल पूछ लें बस। पर एटलीस्ट अपना फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर ना करें। सबको अपने हिस्से का ग्रीफ जो है, जब तक वो खुद उसके साथ तालमेल बना के सरेंडर नहीं करेंगे, किसी के धक्का देने से वो एक्सेप्टेंस तक नहीं पहुंचेंगे। आप इस साइकिल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, पर ये साइकिल उनकी खुद की है, वो अपने स्पीड पर ही चला पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग के विचारों को तालमेल बनाना है, उनको सरेंडर तक पहुंचना है। आप ज़बरदस्ती धक्का देकर एक्सेप्टेंस या सरेंडर तक नहीं पहुंचा सकते। तो ग्रीफ साइकिल के बारे में ना हम और थोड़ी बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज हमने सिर्फ ये स्टेजेस देखी हैं, पर जब नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम एक एक जो ग्रीफ साइकिल के पार्ट्स है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं और किस तरह के इमोशन को किस तरह की काउंसलिंग या हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। तब तक अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखें। आपके आसपास में अगर कोई ऐसा है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, आप कर पाएँ बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए शिक्षित है, काबिल है, जिनको एक्सपीरियंस है ये हैंडल करने में, उनकी मदद लें और अपने प्रियजनों की मदद करें। बहुत ख्याल रखें अपना। टेक केयर। बाय बाय। नमस्ते।